बहू दाल बाटी चूरमा वाली। नंदिनी बहुत ही समझदार लड़की थी, जिसने अपने पति के शहर जाकर कमाने के बाद गांव में अपने परिवार वालों को बहुत अच्छे से संभाल लिया था। वो गांव के बाजार में दाल बाटी और चूरमा का ठेला लगाया करती थी। ऐसे ही आज भी वो गांव के बाजार में ठेला लगाकर खड़ी हुई थी। दाल बाटी चूरमा खाओ, आओ आओ, नंदिनी का स्पेशल दाल बाटी चूरमा खाओ, 50 रुपए प्लेट, 50 रुपए प्लेट। नंदिनी की आवाज सुनकर वहीं पास में एक औरत और उसके बच्चे गुजर रहे होते हैं और उस बच्ची ने कहा, माँ, मुझे दाल बाटी और चूरमा खाना है और मुझे वो बहुत अच्छा लगता है, आप मुझे खिला दो ना। ठीक है, वैसे भी दाल और बाटी शरीर को नुकसान नहीं करती, चल मैं तुझे थोड़ा सा खिला देती हूँ, लेकिन उसके बाद बिल्कुल भी जिद मत करना, उसी दिन घर जाकर सो जाना। ठीक है मॉम, मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगी। वैसे भी दाल बाटी चूरमा खाकर बहुत अच्छी नींद आती है, मैं तो घर जाते ही सो जाऊंगी। अब औरत और उसकी बच्ची नंदिनी के ठेले पर जाते हैं और नंदिनी उन्हें दाल बाटी चूरमा परोस देती है। और औरत ने जैसे ही दाल बाटी चूरमा खाया तो बोली, तुम तो बहुत ही अच्छा दाल बाटी चूरमा बनाती हो। मुझे तो लगा था कि ये ठेला सिर्फ नाम से ही चल रहा होगा, लेकिन तुम्हारे हाथों में तो सच में स्वाद है। बहन जी, मुझे ये दाल बाटी चूरमा बनाना मेरी सासू माँ ने सिखाया है। जब मैं शादी करके आई थी तब मुझे ये सब कुछ बनाना नहीं आता था, पर मेरी सास को बहुत अच्छा बनाना आता था। फिर मेरे पति शहर काम करने चले गए तो मैंने इसी का ठेला लगाने का सोचा। अगर तुम इतना अच्छा दाल बाटी चूरमा बनाती हो तो तुम्हारी सास कितना अच्छा दाल बाटी चूरमा बनाती होंगी। मेरे हिसाब से तो तुम्हें घर संभालना चाहिए और तुम्हारी सास को ये ठेला लगाना चाहिए। नहीं नहीं, आप कैसी बात करते हो? मैं इस घर की बहू और बेटी दोनों हूँ। अगर मेरे रहते हुए मेरी सास यहाँ पर ठेला लगाएगी तो मेरे लिए तो ये बहुत बदनामी की बात होगी। वैसे भी इस उम्र में उन्हें आराम करना चाहिए। तुम बहुत अच्छी हो और तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। अच्छा, मैं चलती हूँ। अब नंदिनी ऐसे ही सुबह से शाम तक ठेला लगाती है और उसके बाद रात के समय ठेला लेकर घर जाती है। और उसकी सास सौभाग्य ने कहा, क्या बात है बहू, आज तेरा काम अच्छा खासा हो तो गया ना? चल गया है। आज की कमाई से आपकी 2 दिन की दवाई आ जाएगी और कुछ दिनों का दाल बाटी चूरमा का सामान भी आ जाएगा। अच्छा बहू, तो अब मैं तेरे लिए खाना लगा देती हूँ। तू बहुत ज्यादा थक गई होगी ना, सारा दिन ठंड में दाल बाटी चूरमा का ठेला लगाकर खड़े हुए। अब सौभाग्य जाकर खाना गर्म करने लगती है और नंदिनी हाथ मुंह धोकर आ जाती है। दोनों सास बहू एक दूसरे का सहारा थी और एक दूसरे के साथ रहा करती थी। ऐसे ही खाना खाने के बाद जैसे ही नंदिनी अपनी थाली उठाकर उठने लगती है कि तभी उसे चक्कर आता है और वो गिर जाती है। और सौभाग्य उसे छूकर देखती है तो कहती है, अरे ये क्या, बहू को तो तेज बुखार है। इस समय तो कोई डॉक्टर की दुकान भी नहीं खुली होगी, मैं क्या करूं? सौभाग्य को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो बहू को बिस्तर पर लिटा देती है। पूरी रात सौभाग्य अपनी बहू की सेवा करती है। सुबह नंदिनी का बुखार थोड़ा उतर जाता है और उसने कहा, माँ जी, अब मुझे थोड़ा आराम लग रहा है। आप पूरी रात मेरी सेवा करती रही, अब आप आराम कर लीजिए। मैं ठेला लगाने के लिए जा रही हूँ, मैं उसकी तैयारी कर लेती हूँ। नहीं नंदिनी बहू, अभी तुझे इतना आराम नहीं हुआ है कि तू ठेला लगाने के लिए जा पाएगी। तू आराम कर, आज ठेला लगाने के लिए मैं जाऊंगी। माँ जी, वहाँ पर सारा दिन वहाँ खड़े रहना पड़ता है और बहुत मेहनत होती है। धीरे धीरे ठंड भी बढ़ रही है। अगर आप ठेला लगाने जाएंगी तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी और मैं ये नहीं देख सकती। भूल मत बहू, तुझे तो इस घर में आने से पहले चूल्हा भी नहीं जलाना आता था। तुझे सब कुछ मैंने सिखाया है, मैं सबको संभाल सकती हूँ। सौभाग्य जिद करती है और नंदिनी उसे मना नहीं कर पाती। इसके बाद अब सौभाग्य खुद ही ठेला लगाने के लिए चली जाती है। वहां पर कई सारे लोगों की भीड़ देखती है और कहती है, यहाँ पर तो बहुत सारे लोग हैं बाजार के अंदर, लेकिन कोई भी दाल बाटी चूरमा खाने के लिए आ नहीं रहा। ना जाने नंदिनी रोज यहाँ पर ठेला लगाकर कैसे मेरा पेट पालती थी। मेरी दाल बाटी चूरमा बेचने वाली बहू ने तो बहुत मेहनत की है। सौभाग्य ने सोच लिया था कि अब वो भी ग्राहकों को अपनी तरफ आकर्षित करने की पूरी कोशिश करेगी और उसने अपने ठेले पर खड़े होकर आवाज लगाई, आओ आओ, दाल बाटी चूरमा खाओ और दाल बाटी चूरमा खाओ, 50 रुपए प्लेट, 50 रुपए प्लेट, मत करो लेट, 50 रुपए प्लेट। सौभाग्य ऐसे ही चूरमा बेचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई भी उसके ठेले पर नहीं आ रहा था, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और कहती है, मुझे कोई ना कोई रास्ता ऐसा निकालना होगा जिससे मेरे दाल बाटी चूरमा अच्छे से बिकने लग जाए।
मैंने ही बहू को ये बनाना सिखाया था, लेकिन मैंने इसे बेचना कैसा है ये तो कभी बहू से सीखा ही नहीं। ना जाने मेरी बेचारी बहू इन लोगों के बीच में कैसे ये सब कुछ बेच पा रही थी। सौभाग्य बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कैसे वो अपने ग्राहक बढ़ाए। तभी उनकी नजर सामने भल्ले पापड़ी का ठेला लगाने वाले विनोद पर जाती है, जो कि लोगों को आवाज लगा रहा था। आओ भल्ले पापड़ी खाओ, स्वादिष्ट भल्ले पापड़ी, 30 रुपए प्लेट, 30 रुपए प्लेट, भल्ले पापड़ी खाओ, ठंडी ठंडी भल्ले पाप। ये सब कुछ देखकर सौभाग्य को एक सुझाव आता है और उसने कहा, लगता है अपनी बहू की मदद करने के लिए मुझे भी कुछ ऐसा करना पड़ेगा। वैसे भी मेरे बेटे को गए हुए 2 महीने हो गए, अभी तक उसने कोई पैसे नहीं भिजवाए हैं और इसी दाल बाटी चूरमा के ठेले से ही हमारा घर चल रहा है। अब सौभाग्य ने भी अपना दिमाग लगाया और सब लोगों के सामने आवाज लगाने लगी, आओ आओ दाल बाटी के साथ चूरमा फ्री खाओ, आओ आओ दाल बाटी के साथ चूरमा फ्री खाओ। और उसके बाद 2 औरतें उसके पास आकर कहती हैं, अरे बहन ये क्या बोल रही हो, दाल बाटी के साथ में चूरमा मुफ्त में खिला रही हो? ये तो बहुत अच्छा मौका है, मुफ्त की चीज किसको बुरी लगती है। चल बहन 50 की तो है, दाल बाटी खा लेते हैं। हाँ बहन जी, मैं आप दोनों के लिए अभी गर्मा गर्म दाल और बाटी लगा देती हूँ, फिर आपको चूरमा भी मुफ्त में दूंगी। दोनों औरतें ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं, क्योंकि वो औरतें इस बात से अनजान थी कि वैसे ही वो 50 रुपए में दाल बाटी चूरमा बेचा करती थी। लेकिन जैसे ही उसने बीच में एक मुफ्त शब्द का इस्तेमाल किया, अचानक ही उसके ठेले पर आने वाले ग्राहकों की संख्या दुगनी हो गई। और ये सब कुछ देख रहे विनोद ने कहा, क्या बात है, आज तो नंदिनी बेटी की सास बहुत अच्छा काम कर रही है और उसने बहुत अच्छा दिमाग लगाया। मुझे खुशी है कि अब कम से कम नंदिनी बेटी को ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा और उसकी सास भी उसकी मदद करवाएगी। विनोद बिल्कुल भी नंदिनी से ईर्ष्या नहीं रखता था और वहीं सौभाग्य के ठेले पर ग्राहक बढ़ते जा रहे थे। नंदिनी अपने घर में बैठकर परेशान हो रही थी और उसने खुद से कहा, अब तो मेरे बुखार में भी आराम है, एक बार जाकर माँ जी को देखकर आना चाहिए कि माँ जी कैसी हैं। वैसे भी माँ जी अकेली परेशान हो रही होंगी, ठेले पर ज्यादा ग्राहक तो आते भी नहीं है, लेकिन खड़े खड़े उनके पैरों में दर्द हो रहा होगा, कम से कम उनके लिए टेबल लेकर चली जाती हूँ। अब नंदिनी अपने घर में झोपड़ी के अंदर रखा हुआ टूटा फूटा स्टूल उठाती है और उस ठेले की तरफ लेकर जाने लगती है। लेकिन जैसे ही वहां जाती है तो देखकर हैरान हो जाती है कि वहां पर दाल बाटी चूरमा खाने के लिए लोगों की भीड़ लगी हुई थी। और तभी नंदिनी अपनी सास को आवाज लगाते हुए सुनती है, आओ आओ दाल बाटी के साथ चूरमा मुफ्त खाओ, आओ आओ दाल बाटी के साथ चूरमा मुफ्त खाओ, 50 रुपए प्लेट, 50 रुपए प्लेट, मत करो लेट, 50 रुपए प्लेट। नंदिनी सुनकर हैरान हो जाती है और उसे सब कुछ समझ में आ जाता है कि उसकी सास ने थोड़ा से दिमाग का इस्तेमाल किया और फ्री शब्द का इस्तेमाल करके अपने ठेले पर ग्राहकों की संख्या को कई गुना बढ़ा दिया था। अब नंदिनी भी अपनी सास के बगल में खड़ी हो जाती है और साथ में आवाज लगाने लगती है, आओ आओ दाल बाटी के साथ चूरमा मुफ्त खाओ, आओ आओ दाल बाटी के साथ चूरमा मुफ्त खाओ, 50 रुपए प्लेट, 50 रुपए प्लेट, आइए बहन जी, आइए भाई साहब। धीरे धीरे दोनों सास बहू मिलकर बहुत अच्छी कमाई कर लेते हैं और घर आ जाते हैं। बहू, आज जब मैं ठेले पर गई तो मुझे समझ में आया कि तू अकेले कितनी मेहनत करती थी इस घर को चलाने के लिए। रवि तो जैसे शहर जाकर हमें भूल ही गया। और माँ जी, आज मुझे समझ में आया कि एक माँ हमेशा सब लोगों की माँ ही होती है। मैंने कभी भी अपने ठेले को इतने अच्छे से नहीं चलाया जितना अच्छा ठेला मेरा आज चला है। और उसके बाद ऐसे ही अपना जीवन बिताते हैं। 6 महीने के बाद रवि भी अच्छे खासे पैसे कमा कर वापस आ जाता है और सब मिलजुल कर खाने पीने और खुश रहने लगते हैं। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था, जिसमें अशोक अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ रहता था। अशोक की 2 लड़की और 1 लड़का था। एक दिन अचानक राजस्थान में भूकंप आ गया था, जिसके कारण उनका घर टूट गया। अब वो बेघर हो गए। बच्चों, तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना, रोने की कोई बात नहीं है। हम सब मिलकर कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेंगे। हमारा तो बस यही घर रहने का एक सहारा था, कैसे ही अपने हाथों से बनाया था। माँ, तुम रो क्यों रही हो? हमारे नसीब में ऐसा ही लिखा था तो बस हो गया, अब आगे की सोचो। वो लोग जैसे तैसे सारा दिन बाहर सड़क पर अपने दिन काटने लगते हैं। उन्हें वहाँ कोई काम भी नहीं मिलता, जिससे परेशान होकर वो दिल्ली जाने की सोचते हैं।
सुनो जी, हम लोग दिल्ली चलें, वहीं चलकर कुछ न कुछ तो काम ढूंढ ही लेंगे। वो सभी रेलवे स्टेशन पर आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद ही राजस्थान से दिल्ली जाने वाली ट्रेन रेलवे स्टेशन पर आ जाती है और फिर सब लोग अपने मन उदास करते करते उसी ट्रेन में बैठ जाते हैं और अगली सुबह दिल्ली जाते हैं। बाबूजी, बाबूजी, भूख लगी है, कुछ खिलाओ ना, अब नहीं रुका जा रहा, हालत खराब होती जा रही है भूख के मारे। सुनो जी, कुछ भी करके बच्चों को तुम कुछ खिला दो, बच्चे तड़प रहे हैं भूख के मारे। कमला की ये बात सुन अशोक मन ही मन सोचने लग जाता है। मेरे पास तो पैसे भी नहीं बचे बच्चों को कुछ खिलाने के लिए। थोड़ी देर बाद ही अशोक की नजर एक कुली पर जाती है जो देखता है कि वो कैसे पैसे कमा रहा है। लोगों का सामान सर पर रखकर उनको रिक्शे तक छोड़कर आ रहे हैं और किसी का सामान ट्रेन में रख रहे हैं, जिसे देख अशोक भी इस काम को करने लगता है और कुछ पैसे कमा लेता है और बच्चों को कुछ खिलाता है, जिससे अपने बच्चों का पेट भरते हैं। बाबूजी, आप हमारे लिए कितनी मेहनत करके ये पैसे कमा कर लाए ताकि हम कुछ खा सके। बाबूजी, हम लोग पहले कितने खुश रहते थे, ये सब क्या हो गया हम लोग के साथ। बच्चों, जो ऊपर वाले को मंजूर हो वही होता है। ऐसे ही अशोक कुली का काम करता गया और अपने बच्चों का पेट भरता गया। वो लोग अपना पूरा दिन तो जैसे तैसे बाहर स्टेशन पर काट लेते थे। फिर रात को रेलवे स्टेशन के पास एक टूटी हुई झोपड़ी थी जिसमें कोई पहले रहता था और वो इस झोपड़ी को खाली करके चले गए थे, तो वो उस खाली पड़ी झोपड़ी में जाकर रहने लगे। धीरे धीरे ऐसे दिन गुजरते गए और वो रेलवे स्टेशन के पास ही बस गए। एक रोज, माँ देखो, बाबा अपने सर पर कितना वजन रखकर उन लोगों का सामान छोड़कर आते हैं और वो लोग उनको थोड़े से पैसे देते हैं। माँ, हम सोच रहे थे कि क्यों ना हम लोग भी कुछ काम करते हैं बाबूजी के साथ, और हमारा टाइम भी कट जाएगा और बाबूजी की मदद भी हो जाएगी। थोड़ी देर बाद कमला सोचने लगती है। वो शाम को इस बारे में अशोक से बात करती है। क्यों ना मैं घरों में जाकर लोगों का काम करूँ जी, घर में भी पैसे का सहारा होगा और मुझे काम भी मिल जाएगा। जैसा तुम्हें ठीक लगे कमला। फिर अगली सुबह कमला काम की तलाश में निकल जाती है और घर घर जाकर काम मांगती है। उसको दिन तक कोई काम नहीं मिलता, पर थोड़ी देर बाद कमला को एक घर दिखाई देता है जहाँ एक अमीर औरत रहती थी। वो कमला को खाना बनाने का काम दे देती है। कमला को घर में खाना बनाने का काम मिल जाता है, जिससे कमला रोज आती और उनका खाना बनाकर चली जाती। ऐसे ही एक दिन, मालकिन आज क्या बनाऊं खाने में आपके लिए, रोज रोज दाल बनाकर मैं भी बोर हो गई और आप भी बोर हो गए दाल खा खा कर। कह तो तू ठीक ही रही है कमला, आज तू अपनी मर्जी से बना दे कुछ बढ़िया सा। कमला सोच में पड़ जाती है। फिर थोड़ी देर बाद कमला उसके लिए राजस्थानी पसंदीदा खाना दाल बाटी चूरमा बनाती है, जिसे खाते ही उसकी मालकिन खुश हो जाती है। अरे वाह कमला, तूने तो ये दाल बाटी चूरमा बहुत ही बढ़िया बनाया है, आज तक नहीं खाया मैंने ऐसा, तो सच में मजा ही आ गया। मालकिन, ये तो हमारी राजस्थान की मशहूर डिश है जिसे हम लोग बड़े मन से खाते हैं और जो भी लोग बाहर से आते हैं ना, वो भी उसे वहाँ जरूर खाते हैं। अरे कमला, ये तो तू सही कह रही है, जरूर खाते होंगे क्योंकि ये कहीं मिलेगा ही नहीं। मैंने खुद पहली बार खाया ये दिल्ली में। अब तो तू मेरे लिए रोज यही बनाया कर, दाल बाटी चूरमा। कमला मालकिन का काम करके रात को अपने घर आती है और साथ में दाल बाटी चूरमा भी लाती है। बच्चों देखो, आज मैं तुम लोगों के लिए क्या लेकर आई हूँ, दाल बाटी चूरमा, जल्दी खाओ। कमला अपने बच्चों को दाल बाटी चूरमा खाने के लिए देती है। बच्चे बड़े खुश होते हैं। सच में माँ, मजा आ गया। और तुम्हारे हाथों की दाल बाटी चूरमा की तो बात ही अलग है। माँ, मैं ये सोच रही थी क्यों ना हम लोग दाल बाटी चूरमा बनाकर बेचे, जैसे आपकी मालकिन को पसंद आया है, हो सकता है सबको आए। हम पूरे दिन रेलवे स्टेशन के पास रहते हैं और मैंने कहीं भी दाल बाटी चूरमा बिकता हुआ नहीं देखा। हर चीज बिकती है पर दाल बाटी चूरमा कहीं बिकता हुआ नहीं देखा। क्यों ना हम दाल बाटी चूरमा बेचे, क्या पता ये काम चल जाए। प्रीति कह तो ठीक रही है और मालकिन को भी बहुत पसंद आए थे। वो भी कह रही थी कि आज तक दिल्ली जैसे शहर में ये कहीं नहीं मिलता, क्यों ना मैं भी ये शुरू करूं। और फिर जब कमला अगले दिन काम पर जाती है तो सारी बात मालकिन को बताती है, को थोड़े पैसे देती है, जिससे कमला दाल बाटी चूरमा का सामान लाती है। और फिर घर आकर, आज मैं दाल बाटी चूरमे का कुछ सामान लेकर आई हूँ, कल से हम रेलवे स्टेशन पर बाटी चूरमा बेचेंगे। सच में माँ, आपने हमारी बात मान ली और अब तो हमको भी रोज दाल बाटी चूरमा खाने को मिला करेगा।
अगली सुबह कमला अपनी छोटी सी झोपड़ी में दाल बाटी चूरमा बनाती है। फिर वो ट्रेन में दाल बाटी चूरमा बेचने लगते हैं और पहले ही दिन दाल बाटी चूरमा इतना बिका कि जब शाम को पैसे देखे तो उनकी अच्छी कमाई हुई थी। उस दिन के बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। कमला ने मालकिन का काम छोड़ दिया और वहाँ किसी और काम वाली को रखवा दिया। अगर दाल बाटी बनाती और अशोक और रोहन उसे स्टेशन पर ट्रेन में फेरी मारकर बेचते और फिर धीरे धीरे कमला की दाल बाटी चूरमा बहुत बिकने लगी, जिससे उनका घर भी छोटा पड़ जाता था बनाने के लिए। कमला, अब तो घर भी छोटा पड़ जाता है, क्यों ना हम अब एक दुकान किराए पर ले लें। कुछ दिन बाद वो रेलवे स्टेशन पर ही एक किराए की दुकान ले लेते हैं, जिसका नाम वो गरीब की दाल बाटी चूरमा रखते हैं। अब सब लोग उस दुकान में आने लग जाते हैं और अशोक भी अपना कुली का काम छोड़ देता है और अपनी दुकान में लग जाता है। धीरे धीरे उनकी दुकान बहुत अच्छी चलने लगती है। उन्होंने अब दिल्ली जैसे शहर में एक घर बना लिया, जिसमें वो सब लोग अब खुशी खुशी रहने लगे। बेस्ट बडीज। हेलो फ्रेंड्स, Thanks for watching this video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।